गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर हेयर टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। देखिए, हमने जो प्रीवियस लेक्चर डिलीवर किया था उसमें हमने आपको रिफ्लेक्स एक्शन और नर्वस एक्शंस के बारे में स्टडी किया था। यहां पर मेरा क्वेश्चन है कि जब हम रिफ्लेक्स एक्शंस पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन में और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अटेम्प्ट करना आना चाहिए कि किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं, ये एक सडन रिस्पॉन्स है। कैसा रिस्पॉन्स है? सडन रिस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलाई। इसका मतलब क्या है? ये ऑटोमेटिक हुआ। लेकिन जब हम वॉकिंग की बात करते हैं, एक्चुअल में ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है बट कंडीशनड है, ठीक है, बट वॉलंटरी है। कैसा है? वॉलंटरी है। जब आपको आप एकदम सोचते हो चलना है तो आप एकदम से खड़े हो जाएंगे और चलना, फिर आप लेकिन रुक सकते हैं। लेकिन जब हम एक रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स है टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलाई। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉकिंग एंड द reflex action. Now let us start our today's topic, that is parts of the human nervous system। कि आज हम यहां पर डिफरेंट पार्ट्स ह्यूमन नर्वस सिस्टम के स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, इट इज द यू कैन से लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नर्वस एंड विच इज फॉर्म्ड ऑफ द यू कैन से मिलियंस ऑफ द नर्व सेल्स। और नर्व सेल एक ऐसा सेल है जो कभी डिवाइड नहीं करता। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे अगर ब्रेन को कोई इंजरी हो जाए तो वो भी ठीक नहीं होती, अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो जाए वो भी ठीक नहीं, हमारे नर्व इंजर्ड हो जाए वो भी ठीक नहीं होती, बिकॉज these cells they arrest themselves in the G0 phase of the cell cycle। okay, याद रहेगा। okay, let us start with the different parts of the nervous system। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अब मैं यहां पर एक डिवीजन आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह से डिवाइडेड है। नर्वस सिस्टम, देखिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है मेनली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दो मेजर पार्ट्स में। पहला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं CNS, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरा पार्ट होगा इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं PNS। P for peripheral, N for nervous, S for system, means peripheral nervous system। अंडरस्टैंड? आगे अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं कि इसमें जो हमारा ब्रेन है उसके कौन कौन से पार्ट आते हैं, कि सेंटर का मतलब होता है कि मेन प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे आप देखते हो ना, कंप्यूटर में एक प्रोसेसर लगा होता है, जो भी आप कमांड उसको देते हो वो उसको प्रोसेस करके आपको उसका रिजल्ट शो करता है, इसलिए उसको सेंट्रल प्रोसेसर बोला। तो हमारा जो यहां पर सेंट्रल यू कैन से नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा वो होगा हमारे पास, एक होगा ब्रेन और दूसरा होगा स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे सेंट्रल प्रोसेसर हैं जो हमारी पूरी बॉडी की जितने भी प्रोसेसेस है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करते हैं और एक पर्टिकुलर मोटर मैसेज टू द इफेक्टर भेजते हैं। जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की हम बात करते हैं, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, ये भी फिर फर्दर दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। एक होगा वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। दूसरा होगा इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम।
अभी पिछले लेक्चर में आपको मैंने नर्वस एक्शंस कराए थे और उन नर्वस एक्शंस में आपको बताया गया था कि हमारे पास कुछ ऐसे एक्टिविटीज होती हैं विच वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल एंड देयर आर सम एक्टिविटीज विच डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। आप सोच में कहते हो कि मेरा स्टमक है, मुझे उसकी मूवमेंट करनी है, क्या मैं स्टमक की मूवमेंट कंट्रोल कर सकता हूं? आई कांट। अगर मैं कहता हूं कि मेरे लीवर की या मेरे हार्ट की या मेरे जो लंग्स है उसकी एक्टिविटी को मैं कंट्रोल कर लूं, नेवर, आई कांट कंट्रोल। लेकिन मैं खड़ा हो सकता हूं, मैं बैठ सकता हूं, ठीक है ना, मैं अपनी इच्छा से पानी पी सकता हूं। तो दीज एक्टिविटीज आर वॉलेंट्री, ओके, वी हैव डिड दीज एक्शंस, बट दीज एक्शंस कम्स अंडर, यू कैन से, अगर इसके वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पर आपके पास दो चीजें आती हैं विच कोऑर्डिनेटेड थ्रू द नर्व्स। कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसके कंट्रोल में अगर कोई चीज चल रही है तो वो कंट्रोल में कैसे करेगी, उसके थ्रू वहां पर नर्व जाएंगे विच डायरेक्टली कोऑर्डिनेट विद दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। उसमें आ जाते हैं हमारे पास क्रेनियल नर्व्स, क्या आ जाएंगे, क्रेनियल नर्व्स। कुछ नर्व्स हैं जो हमारे क्रेनियम से, हमारे ब्रेन से निकलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स, जिनका नंबर कितना होता है 12 पेयर्स, यानी कि 12 पेयर्स नर्व्स के हमारे ब्रेन से निकलती हैं नर्व्स जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करती हैं। दूसरा आ जाएगा हमारे पास स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स भी जो स्पाइनल कोड है हमारी, ये हमारे ब्रेन से होके हमारी जो वर्टेब्रल कॉलम है टिल जो हमारी लास्ट वर्टेब्रल कॉलम है वहां तक हमारी स्पाइनल नर्व्स आती है। लेकिन इसमें से बहुत सारी नर्व्स ऐसे निकलती हैं जिनका नंबर कितना होगा, इट इज राउंड अबाउट 31 पेयर्स, कि इसमें से हमारे बॉडी में से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं विच कंट्रोल द एक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स, ओके, विच आर वॉलेंट्री। व्हाट डू दैट इज, जो वॉलेंट्री एक्शंस है उन्हीं को कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस, और इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसको हम बोल सकते हैं, जो अपने आप हो, ऑटोमेटेड हो, ठीक है ना, जिसका हमारे पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये फर्दर दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा हो सकता है हमारे पास पैरासिंपैथेटिक। देखिए जरा इसको समझिए कि कोई भी चीज है जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें देखिए, सपोज हमारी हार्ट बीट है 72 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से चलती है, लेकिन जब हम रनिंग करते हैं तो वो इंक्रीज करेगी, हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है, लेकिन वो इतनी भी नहीं बढ़ती, वो जब हम रुक जाते हैं वो दोबारा से 72 टाइम्स पर मिनट पे आ जाती है। तो ये जो रेगुलेशन आपने देखा कि हार्ट बीट बढ़ी है और दोबारा से उसी पेस पे आ गई है, किसने रेगुलेट की, इसका मतलब यहां पर ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। मींस जब हमने भागना शुरू किया तो इसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसने स्टिमुलेट किया हार्ट को टू गिव और सप्लाई मोर ब्लड टू द मसल्स सो दैट मोर एनर्जी सप्लाई टू द मसल, और मसल को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले, हो गया। लेकिन साथ के साथ फिर क्या होगा कि वहां पर ज्यादा फैटिग ना हो जाए, हार्ट की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो, तो क्या करता है, जब हम रुक जाते हैं, रुकने के बाद हम उसको नॉर्मल भी आना है, तो अगेन जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इट सेंड अ मैसेज थ्रू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो दोबारा से डाउन आ जाएगी ऑन द सेम पेज, दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से, ओके। आई थिंक नाउ यू आर एबल टू बेटर अंडरस्टैंड। तो दिस इज अबाउट द, यू कैन से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, ओके। In this lecture today, we will discuss only these two components of this nervous system. Okay, that is brain and the spinal cord. And these other parts we will discuss in our further lectures. So today we will start with that is the next topic is, you can say, brain. Brain हम start करेंगे यहाँ पे। देखिए जरा, मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन ब्रेन की यहां पे दी है कि जो ब्रेन है उसको भी हम फर्दर डिवीजन पढ़ सकते हैं। कैसे, देखिए जरा, उधर जाने से पहले आप जरा एक वेल लेबल्ड डायग्राम हम यहां पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास आएगा, यू कैन से क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ, दैट इज ड्रा ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द
ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। आपको नाम दे दिए जाएंगे, आपको ड्रॉ करना है और नाम को आप लेबल करोगे। लेकिन क्वेश्चन इज आल्सो रिवर्स्ड, यू कैन से इन दैट वे, लेबल द फॉलोइंग organs, label the following organs which control the postures and equilibrium of the body। अब आपको organ तो नहीं बताया लेकिन उसके फंक्शन बता दिए। तो इन दैट वे क्वेश्चन आपको फंक्शन बता के आपको organ तक जाना है, या आपको डायरेक्टली organ दे दिया, आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कराया जाएगा। तो इन दिस वे हमारे पास क्वेश्चन की जो फॉर्म बनती है वो दोनों तरीके से बन सकती है। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना होगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जब तक नहीं आता तब तक आप इस स्ट्रक्चर को करते रहेंगे। जैसे मैंने आप इसको टाइम को सेव करने के लिए ऑलरेडी पहले ही बना के रखा हुआ है। अब सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो ह्यूमन ब्रेन है वो किस तरह से प्रोटेक्टेड रहता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। अगर हम आउटर कवरिंग से बात करें कि इट इज द आउटर लेयर, और हमें पता है कि आप अपने सिर को ऐसे लगा के देखो, इट इज वेरी हार्ड है, इसका मतलब ये बोनी केज है। बोनी केज के अंदर हमारा ब्रेन है, इसका मतलब आउटर प्रोटेक्टेड और हार्ड कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड क्रेनियम, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। ओके, उसके बाद हम देखिए यहां पर कुछ मेनिंजेस होती हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेनिंजेस, कुछ लेयर्स हैं, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं, एक होती है ड्यूरामेटर, दूसरी लेयर है अरेक्नोइड, और तीसरी लेयर है पायामेटर। बेटा इसको याद रखना डैप से, क्योंकि ये आउटर टू इनर जाती है। डैप का मतलब आउटर लेयर इज ड्यूरामेटर, और ड्यूरामेटर उसके फर्दर आएगी अरेक्नोइड, अरेक्नोइड के फर्दर पायामेटर। तो आप देख रहे हैं जो पायामेटर इज द इनर लेयर ऑफ द, और दीज थ्री लेयर्स constitute the meninges, and you can say from pyometer onward there is a fluid structure is present which is called cerebrospinal fluid। अब ये जितने भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दे आर ऑल प्रोटेक्टिव इन नेचर। किस नेचर के हैं, प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके ब्रेन को, क्योंकि आप देखो ब्रेन तो फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बाद जा रहा है। इसका मतलब देखो भगवान ने जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बनाया और जो सबसे डेलिकेट ऑर्गन है उसको इस तरह से प्रोटेक्ट करके रखा कि उसको कोई भी इंजरी ना हो, क्योंकि ये सेल्स यहां पर ऐसे सेल्स हैं जिनको एक बार इंजरी हो गई, दैट इंजरी नेवर बी गेट हील्ड, वो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, इसलिए इतना प्रोटेक्शन है। इसलिए हम देखते हैं कि अगर हमें कोई धक्का भी लगता है तो अब ये जो धक्का लगा इसका जो शॉक जाएगा वो हमारे ब्रेन पे नहीं जाता। क्यों नहीं गया, क्योंकि शॉक इज ऑब्जर्व्ड बाय दीज प्रोटेक्टिव लेयर्स, इन्होंने इसको ऑब्जर्व कर लिया है, तो इसलिए हमारा ब्रेन सेफ है। तो अब बात करते हैं जरा अंदर की, कि हमारा जो ब्रेन है उसके कौन कौन से पार्ट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा फोर ब्रेन की। अब फोर ब्रेन हम देखेंगे, ये जो आप देख रहे हो यहां पर ये जो मेजर पार्ट है इसकी हम बात करते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम वेंट्रल व्यू से देखें, जैसे आपके पास वेंट्रल व्यू यहां बना हुआ है, कि इस तरह से एक हम देखा जाए तो हमारा ब्रेन इस तरह से डिवाइडेड है दो हिस्सों में, और एक यहां ये सेंट्रल फिशर प्रेजेंट होता है जो हमारे ब्रेन को दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर देगा। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स इनको बोलते हैं, ठीक है ना। फिर देखो यहां पर ये जो मैंने फोल्ड्स बनाए हुए हैं, फोल्ड्स में जो ब्रेन है हमारा इसको एकोमोडेट करने के लिए वहां पर फोल्ड बन गए हैं, कि इस तरह से जो गायराई इसको बनेंगे, एक इनवेजिनेशन जो बनेगी उसको क्या बोलेंगे, गायराई, ठीक है ना। और जो ऊपर की तरफ बार बने उसको क्या बोलेंगे, सल्काई। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं गायराई और सल्काई, ठीक है ना। और बीच में ये क्या हो गया, सेंट्रल फिशर, जो ब्रेन को दो इक्वल हाउस में डिवाइड करता है। उसके बाद यहां सेंटर में देखिए, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसोम, इट इज द प्रेजेंट, यू कैन से जो सेंट्रल लाइन आप देख रहे हो इसके बिल्कुल ठीक नीचे, अगर ये हमारा ब्रेन है इसके ठीक नीचे ये कॉर्पस कैलोसम ऐसे प्रेजेंट है, कि अगर ये इसको देखा जाए ये कॉर्पस कैलोसम है और ये हमारा ब्रेन है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे कहूं कि ये हमारा एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, तो उसके ठीक नीचे ऐसे हमारा कॉर्पस कैलोसम होगा। और कॉर्पस कैलोसम क्या है, यहां पर ये एसोसिएशन है जो हमारे नर्व सेल्स है, सारे के सारे नर्व सेल्स मिलके एक कॉर्पस कैलोसम बनाते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो एक नर्व सेल है उसका जो
अपर पार्ट जो सेल बॉडी का पार्ट जो डेंड्राइट्स हैं वो अपर साइड में है, और मीन्स जो इस ब्रेन का जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल कोर्टेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेरेब्रल कोर्टेक्स पार्ट। अब ये जो सेरेब्रल कोर्टेक्स इज द अपर लेयर ऑफ द ब्रेन, बिल्कुल अपर लेयर है ब्रेन की, विच लुक्स ग्रे। क्या कैसे दिखती है? ग्रे, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रे मैटर, इसको हम बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ग्रे मैटर। आई समझ में? फिर एक लेयर होगी, मीन्स अब हम डीप जाएंगे। इसका मतलब क्योंकि ग्रे क्यों दिख रही है? क्योंकि इधर क्या है? इधर सेल बॉडी और डेंड्राइट है, जो ये हम कार्पस कैलोसम कह रहे हैं कि इट इज द ग्रुप ऑफ यू, कैसे यहां पर बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलकर कार्पस कैलोसम बनाते हैं। तो इस साइड में जो ग्रे मैटर आपको ग्रे कलर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां पर जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं उनकी जो सेल बॉडी है इट इज टुवर्ड्स द अप, और यू कैन से टू द सेरेब्रल कोर्टेक्स, दैट्स व्हाई दे लुक्स ग्रे एंड द मैटर इज कॉल्ड ग्रे मैटर। और इस कोर्टेक्स को बोलते हैं सेरेब्रल कोर्टेक्स, मींस आउटर लेयर ऑफ ब्रेन। क्लियर? उसके बाद आएगा इनर मेडुला या इनर कोर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं। इनर कोर्टेक्स यहां पर होता है व्हाइट मैटर, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये तो होगी क्या? सेरेब्रल कोर्टेक्स अपर जो ग्रे मैटर है। अब इसके अंदर हमें पता है कि अब न्यूरॉन ऐसे हैं, तो नीचे की तरफ क्या आ गया? एक्सोन आ गया, और एक्सोन क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, और ट्रांसपेरेंट होगी तो इट लुक्स व्हाइट, दैट मींस इसका जो अपीयरेंस रहेगा व्हाइट, इसलिए क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर। और इसको इस कोर्टेक्स को बोलेंगे इनर कोर्टेक्स एरिया, और हम कहते हैं कि ये इस तरह से हमारा जो ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर है। दिस इज, ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया फोर ब्रेन का। ओके, आफ्टर दैट अगर आप देखा जाए यहां पर और क्या क्या स्ट्रक्चर आप देखते हो कि जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर आप यहां देख रहे हैं, इसको पिट्यूटरी बोलते हैं, जो कि एक मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद आप हाइपोथैलेमस देख सकते हैं हियर, और ये भी जो हाइपोथैलेमस है ये सारा का सारा पार्ट किसमें आता है? फोर ब्रेन में आता है। उसके बाद देखिए मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मींस ये जो पार्ट आप यहां पे देख रहे हैं इट इज द मिड ब्रेन। आप यहां पे देख सकते हैं मिड ब्रेन, जिसमें सेरेब्रल पेडुंकल आपको बताया है, क्वाड्रिजेमिना आपको बताई गई है। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में हम चीजें देखते हैं यहां पर कि ये पार्ट देखिए जरा, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, मींस पीछे वाला भाग आपके पास है। यहां पर सबसे पहला पार्ट पोन्स, ये वाला पार्ट है जो ये पोन्स का पार्ट है। उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा, और स्वेलिंग बढ़ जाएगी इसकी इस तरह से, इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलेंगे। आफ्टर दैट मेडुला ऑब्लोंगेटा गिव्स राइज टू द, ये और थोड़ी पतली हो जाएगी, एंड हमारी जो नेक रीजन है उसमें पेनिट्रेट करेगी वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, एंड गोज डाउनवर्ड टिल द लास्ट वर्टेब्रे, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड स्पाइनल कोड। तो इन दिस वे बेटा हमारे पास these are the different parts of the, you can say, human brain, and you can say one part is also there, that this one, ये आपको दिख रहा है ना, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। तो यहां पर जो हाइंड ब्रेन है उसके तीन पार्ट आपके पास है, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। आगे देखिए जरा आप इसमें, यहां पर हमने लिखा है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को हम बोलते हैं एनसेफ्लॉन। क्या बोलते हैं इसको? एनसेफ्लॉन। और दूसरी बात, ये हमारा जो ब्रेन है इसका जो वेट अगर देखा जाए इट इज 1.2 to 1.4 kg। और एक बात और बता दूं आपको कि जो मेल हैं उनको भगवान ने दिमाग बहुत ज्यादा दिया है एज कंपेरिजन टू द फीमेल्स। फीमेल्स का जो वेट होता है ब्रेन का वो हमारे से कम है और हमारा ज्यादा है। लेकिन फिर भी आप देखो बेटे, एजुकेशन के मामले में जो फीमेल्स हैं वो डोमिनेट कर रही हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग देयर ब्रेन्स। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जिसको आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे, जितना ज्यादा इसको आप प्रैक्टिस में लेके आओगे, ये उतना ही क्या करता है? बढ़ता है, उतना ही ये इंक्रीज होता जाता है कंटिन्यूसली। इसका मतलब जो चीजें हम प्रैक्टिस करते हैं, एक तो होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक होता है अब्सेंस ऑफ माइंड। मीन्स हमारे ब्रेन के दो पार्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, आपको टीच कर रहा हूं, यहां मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर रहा है, और जो चीजें मैं पढ़ा चुका हूं या पढ़ाने के बाद जब मैं लर्न करता हूं, आप उसको सुनोगे, सुन के आपने प्रैक्टिस कर लिया, उस दिन के बाद वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको फीड कर रहा है ब्रेन को, और अनकॉन्शियस माइंड में वो चीजें जाती हैं। लेकिन जब आपका एग्जाम देना है, जैसे आपका 12 मई को एग्जाम आ रहा है, तो उस एग्जाम में आप कैसे फेस करोगे? तो उस एग्जाम में
हम क्या करेंगे, अब अनकॉन्शियस माइंड से प्रेजेंस ऑफ माइंड मांगेगा उन चीजों को, ताकि आपको चीजें याद आए। तब कहते हैं आपको याद, तब आप लिखते हो। तो यहां पर ये माइंड हमारा काम करता है। तो इसलिए बच्चों ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ये ब्रेन हमारा और शार्प होगा, ना कि ये कम होगा। दैट्स वाई जो फीमेल्स हैं या जो हम कहते हैं लड़कियों की बात करते हैं, वो पढ़ाई में इसलिए आगे जा रही है बिकॉज दे आर यूजिंग देयर ब्रेन्स मोर देन द मेल्स। ओके, नाउ द स्टडी ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एनसेफोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको? एनसेफोलॉजी। कि जब हम ब्रेन की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एनसेफोलॉजी। तो यहां पर हमने ह्यूमन ब्रेन को डिवाइड कर दिया फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में एंड हाइंड ब्रेन में। ठीक है, अब हमारे पास जो फोर ब्रेन है उसके हमारे पास तीन पार्ट हो जाएंगे। कितने पार्ट हो जाएंगे? तीन पार्ट हो जाएंगे हमारे पास। देखिए जरा, पहला पार्ट है ओल्फैक्टरी लोब। अब जैसे हम देखते हैं कि जो ओल्फैक्टरी लोब है, कि आपके पास ये हमारे पास हमारा ब्रेन है, ठीक है ना, और पीछे की तरफ हमारा स्पाइनल कॉर्ड जाता है। इसका मतलब यहां पर इसके जो हमारा जो फ्रंट भाग है, एंटीरियर पार्ट है, इसके ठीक नीचे यहां पर इस तरह से दो लोब्स प्रेजेंट होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? ओल्फैक्टरी लोब्स होंगे। क्या होंगे? ओल्फैक्टरी लोब। अब ओल्फैक्टरी लोब का फंक्शन देखो, कि जैसे हम कहते हैं कि जो आप स्मेल करते हो चीजों को, आपको पता है हाँ इस चीज की स्मेल है। इसका मतलब क्या होगी? आपके जो नेजल चैम्बर है उसने स्मेल को परसीव किया, हेयर स्टिमुलेट हुए, और उसकी जो परसेप्शन है वो ओल्फैक्टरी लोब के पास गई। तो यहां पर जो ओल्फैक्शन है इट इज डिटेक्टेड बाय द ओल्फैक्टरी लोब। देखिए नेक्स्ट इसका जो पार्ट आता है हमारे पास है डाइनसेफ्लोन। डाइनसेफ्लोन, देखिए हमारे पास जो डाइनसेफ्लोन है उसके तीन पार्ट मेन रहते हैं। पहला पार्ट है उसमें थैलमस, दूसरा पार्ट है उसमें हाइपोथैलेमस, और तीसरा पार्ट है उसमें पिट्यूटरी। ठीक है, जब हम थैलेमस की बात करते हैं, ये एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो क्या करता है? रिले सेंसरी इंपल्सिस। ये सेंसरी इंपल्सिस आगे ट्रांसमिट करता है फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा और अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन टू द सेरिब्रम। सेरिब्रम में जो लार्जेस्ट, जो 80 to 90% एरिया हमारा सेरिब्रम का, जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। वन थिंग मोर आई वांट टू टेल हियर, कि जैसे मैंने बोला हमारे पास एक लेफ्ट साइड होगी ब्रेन की और एक राइट साइड होगी, कि जब भी कोई सेंसेशन आएगी कि दोनों के दोनों पार्ट्स में इकट्ठी जाएगी। कौन भेजता है? कार्पस कैलोसम भेजता है। कभी आप ऐसा नहीं सोचते कि आपके ब्रेन को इधर अलग मैसेज जाएगा, आपके इस पार्ट को अलग मैसेज जाएगा। तो वहां पर जो कार्पस कैलोसम रखा हुआ है ठीक नीचे, ये क्या करता है? जो भी स्टिमुलाई जहां से भी आएगा वो दोनों लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में इक्वल जाएगा और वो इक्वली उसको प्रोसेस करेंगे। इसलिए हम देखते हैं हमारा लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है। तो आपको पता है कि आपका राइट पार्ट क्या करता है और उसको राइट को पता रहता है, और जो राइट काम करता है वो लेफ्ट को पता रहता है। So these things you must remember. After that, second one is the hypothalamus. It is very important organ of the brain and it determine your hunger and fullness. कि आपको भूख कब लगती है, आपका जो fullness, आपकी जो टमी fullness दिखाती है, it is because of this thalamus and also it controls several activity like आपकी thirst, आपको प्यास कितनी लगती है उसको कंट्रोल करता है। fatigue, जब आप दौड़ लगाते हैं आपको थकावट हो जाती है, इट इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस। आपकी स्लीप को कंट्रोल करता है, आप कितने घंटे सो सकते हो, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। स्लीप एंड वेक साइकिल जो हम बात करते हैं, स्वेटिंग, आपको पसीना आता है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। फिर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, इट इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ दिस, दैट इज हाइपोथैलेमस। आफ्टर दैट इमोशंस, इमोशंस हमारे रहते हैं। इमोशंस क्या है? आप लाइक करते हैं, आप हेट करते हैं, ठीक है, आप गुस्सा करते हैं, ठीक है ना, आप रोते हैं। दीज आर द इमोशंस, दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस, वो इसके कंट्रोल में है। आफ्टर दैट दिस हाइपोथैलेमस आल्सो सीक्रेट सम हार्मोन्स, ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है। कैसे? देखिए जरा, कि हम कहते हैं कि ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है। क्या है ये? हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। और हम कहते हैं कि इसके ठीक नीचे यहां पर क्या है?
ये पिट्यूटरी है। इसका मतलब क्या है कि हाइपोथैलेमस कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रेट करेगा जो इस पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेंगे। उनको हम बोलते हैं क्या, कि उनको हम बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे, रिलीजिंग हार्मोन। जैसे हम कहते हैं कि TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग RH, इट इज secreted by the hypothalamus and message is given to the pituitary। अब पिट्यूटरी क्या करेगा, पिट्यूटरी एकदम से यहां से रिलीज कर देगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है ना। मैसेज किसने दिया, हाइपोथैलेमस ने दिया। किसको, पिट्यूटरी को दिया कि आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH रिलीज कर दो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड का मतलब हमारा थायराइड ग्लैंड है, तो इसका मतलब ये जो अब TSH है कहां जाएगा, हमारे थायराइड ग्लैंड पे जाएगा। कहां जाएगा, थायराइड ग्लैंड पे। और थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, वहां पर एक पर्टिकुलर हार्मोन सीक्रेट कर देगा जिसका नाम है थायरोक्सिन। समझ में आया। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है वो यहां पर रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि इसका मतलब ये क्या है, मास्टर ग्लैंड हुआ जो हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। ओके, इट इज क्लियर। आफ्टर दैट हम कहते हैं कि ये सारे या स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज भी नहीं करता। ये क्या करता है, कुछ ऐसे हार्मोन भी रिलीज करता है जो क्या करते हैं, वो किसी की फंक्शनिंग को इनिबिट करते हैं। जैसे सोमैटोस्टैटिन है, क्या बोलते हैं, सोमैटोस्टैटिन। जैसे समझ सकते हैं ग्रोथ हार्मोन है, आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज रहा, आपकी ग्रोथ होती जा रही है, लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन कंटिन्यू रहेगा तो आपकी ग्रोथ अनलिमिटेड हो जाएगी। लेकिन यहां पर ये क्या काम करता है, हाइपोथैलेमस सोमैटोस्टैटिन रिलीज करके उस GH के फैक्टर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखता है। ओके, दूसरा एक और काम करता है हाइपोथैलेमस, ये दो ऐसे हार्मोन भी रिलीज करता है। क्या करता है, डायरेक्ट हार्मोन रिलीज करता है जो यहां पर स्टोर रहते हैं। मींस इसके दो पार्ट होते हैं पिट्यूटरी के, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये हमारे पास अगर ये एंटीरियर पिट्यूटरी है तो ये क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। और यहां पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर दो हार्मोन हमेशा स्टोर रहते हैं विच आर सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। वो हार्मोन क्या होंगे, आपने नाम सुना होगा ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कि आपकी बॉडी के अंदर कितना वाटर लेवल रहना चाहिए। इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ADH, इसे इसको बोला एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा यूरिन कंसंट्रेटेड बनता है, हम बार बार यूरिनेट भी नहीं करते, तो इसलिए वो ADH उसको कंट्रोल कर रहा है। दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, बर्थ हार्मोन, जो फीमेल्स के अंदर हम कहते हैं, इट इज सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। उसको ऑक्सीटोसिन को कौन सीक्रेट करता है, हाइपोथैलेमस। स्टोर कहां रहता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ द, ठीक है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में स्टोर यहां पर ये रहता है। तो इन दिस वे दिस इज अबाउट द, यू कैन से, हाइपोथैलेमस। आफ्टर दैट पिट्यूटरी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हियर। जो पिट्यूटरी है, इट इज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड विच कंट्रोल्स द secretions of the different glands of our body. So this is about the diencephalon. After that we will discuss, that is the cerebrum. देखिए जो ब्रेन का जो सेरिब्रम पार्ट है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल लोब्स। मैंने डायग्रामेटिक यहां आपको बनाया हुआ है कि ये आपका वेंट्रल व्यू है। जैसे मैं खड़ा हूं ना इस तरह से, ये मेरा वेंट्रल व्यू है, ठीक है ना। मीन्स यहां का पार्ट मेरा, ये मेरा पार्ट आपको ऐसे दिखाई दे रहा है यहां पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कैसा पार्ट हुआ, ये मेरा फ्रंटल हुआ। कौन सा पार्ट हुआ, फ्रंटल, ठीक है। उसके बाद यहां पर बीच में ये वाला पार्ट क्या हो गया, पेरिएटल। उसके बाद जो पीछे जाएगा ये वाला पार्ट जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसको बोला ओसिपिटल, ठीक है ना। और जो बिल्कुल यहां मेरे कान के ऊपर की तरफ रहेगा, जो ब्रेन का एरिया, इस एरिया में रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, टेम्पोरल लोब। तो इसलिए यहां पर हमने पूरे ब्रेन के पार्ट को डिवाइड कर दिया है। उसका क्या, इस लार्जेस्ट पार्ट को हमने क्या बोला, सेरिब्रम, जिसको हमने सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स भी बोला है। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की 4 लोब यहां पर हो जाती है, ठीक है। जो मेरा ये फ्रंटल पार्ट है, इसको मैंने बोला फ्रंटल लोब, ये वाली फ्रंटल लोब। लेकिन इस एरिया के अंदर ये क्या क्या चीजें कंट्रोल कर सकती है। पहला, कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द फेशियल मसल। अब जो मेरा फेस है, इसकी जो एक्टिविटीज आप देख रहे हैं, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द फ्रंटल लोब। च्यूइंग एंड स्वेलिंग, आप खाने को चबाते हैं,
ठीक है ना। दूसरा, आप स्वेलिंग करते हैं, आप खाने को निगलते हैं। आफ्टर च्यूइंग, आप चबाते हैं खाने को, चबाने के बाद फिर जब एक बोलस बन जाता है आप उसको निगलते हैं। इट इज द अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस फ्रंटल लोब, और यू कैन से सम मोटर एरिया ऑफ द स्पीच। मैं बोल रहा हूं और मैं कुछ चीजें डिलीवर कर रहा हूं। इट इज, मेरी जो स्पीच है वो फ्रंटल एरिया के कंट्रोल में है। आफ्टर दैट सेकंड, दैट इज द पैरिएटल लोब, दिस वन लोब, इट इज द सेंटर फॉर द टेस्ट, और यू कैन से क्यूटेनियस सेंसेशन। क्यूटेनियस मींस टच। अब टच में हम क्या क्या चीजें देख लेते हैं कि आपको कोई इंजरी होगी उसका सेंसेशन जाएगा, आपको बाहर कोल्ड है या टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है ना, क्या प्रेशर में चेंज आया है, ऑल दीज क्यूटेनियस जो सेंसेशन है दे आर, यू कैन से प्रोसेस्ड इन दिस पैरिएटल लोब ऑफ द ब्रेन। आफ्टर दैट टेम्परेट लोब, टेम्पोरल लोब जिसको हम कहते हैं, जो ईयर के इस एरिया में आपके पास दिखेगी, ठीक है ना। कंट्रोल द हियरिंग, सुनने की जो हम बोलते हैं, ओल्फैक्टरी जो स्मेल की है, और दूसरा है रिकॉल ऑफ द ऑडियो विजुअल इवेंट्स इस टेम्पोरल लोब में। जैसे हम कहते हैं कि आपने जो चीजें देखी हैं या जो आप चीजें सुनी हैं उनका जो रिकॉल हो रहा है वो कौन सी लोब में हो रहा है, टेम्पोरल लोब में हो रहा है, वहां उनकी प्रोसेसिंग हो रही है। फिर लास्ट में इसमें देखिए आप ओसिपिटल लोब है, ठीक है ना। इट इज द सेंटर फॉर द परसेप्शन ऑफ द साइट, कि जो आप चीजें देखते हैं, जो आप चीजें परसीव करते हैं, उनकी जो प्रोसेसिंग है वो इस एरिया में होता है। इसलिए हम देखते हैं कि अगर किसी को पीछे यहां चोट लग जाए तो आई साइट जा सकती है, क्यों, एरिया ये अफेक्ट होगा, ठीक है ना। कईयों को चोट लग जाती है, मान लो सेरिबेलम डैमेज हो गया, तो वहां पर उसका वो पर्टिकुलर जो फंक्शनिंग है बॉडी की वो वाइप्ड आउट हो जाती है। अभी पीछे मेरे एक स्टूडेंट का एक्सीडेंट हुआ एंड हिज मेडुला ऑब्लोंगेटा इज इंजूर्ड। तो अब उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि उसकी जो लेग्स हैं वो इस तरह से कंपेंगी। इसका मतलब क्या होगी, वो अपनी बॉडी का पोस्चर, ठीक है ना, एंड शी इज नॉट एबल टू स्टैंड प्रॉपर्ली। तो इसका मतलब बॉडी का बैलेंस और जो पोस्चर हम बढ़ाते हैं इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इस तरह से जो पर्टिकुलर एरिया अगर किसी का इंजर्ड हो जाए तो पर्टिकुलर सेंसेशन भी खत्म हो जाएगी। तो यहां पर जो ओसिपिटल लोब है, यहां पर सेंटर ऑफ परसेप्शन ऑफ द साइट। दिस इज अबाउट द cerebrum. Now come to the next part of the lecture, that is mid brain. देखिए हमने जो फोर ब्रेन पार्ट था वो अब कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारे पास आता है मिड ब्रेन, उसमें आता है हमारे पास सेरेब्रल पेडंकल। देखिए जो ये सेरेब्रल पेडंकल जो हमारे पास होती हैं, ये एक ऐसी, इसको बोलते हैं सेरेब्रल पेडंकल। पहले तो ये शब्द है सेरेब्रल पेडंकल है क्या, फिर हम इसके फंक्शन की बात। टू थिक फिब्रस ट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, फिब्रस ट्रैक्ट। थिक ट्रैक में होता है रास्ता होता है, ठीक है ना, जिनका नंबर क्या होता है, 2 होता है। 2 ऐसे ट्रैक है ये हमारे ब्रेन के अंदर जिनको बोलते हैं सेरेब्रल पेडंकल या सेरेब्रल क्रूराई। सेरेब्रल क्रूराई इसको बोलते हैं, सेरेब्रल क्रूराई। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन में हम करेंगे कि अब आप देखते हैं कि अभी मिड है, इसका नाम मिड ब्रेन है। क्या है, मिड ब्रेन। इसका मतलब जो फोर ब्रेन है और जो हमारा हाइंड ब्रेन है, इन दोनों का जो एसोसिएशन है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस टू थिक फिब्रस दैट इज द सेरेब्रल पेडंकल। मींस जो सेरेब्रल कंडक्टर है इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन, इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन विद द हाइंड ब्रेन, ठीक है ना। ये छोटी सी बात है कि हमारे पास जो मिड ब्रेन का सेरेब्रल पेडंकल पार्ट है ये हमारे फोर ब्रेन को, मींस इस फोर ब्रेन को इस हाइंड ब्रेन के साथ जोड़ता है, लिंक करता है, ठीक है, इनके बीच में एसोसिएशन रहता है। उसके बाद है क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्रिजेमिना क्या है, इसका पूरा नाम है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। अब जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है इसको देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें 2 लोब होती हैं। जैसे हमने बोला कि यहां पर जो मिड ब्रेन है उसमें 2 तो आपके पास है थिक फिब्रस टिश्यू। अब इसमें क्या होता है, 4 स्वेलिंग्स होती हैं, 4 स्वेलिंग्स,
इन 4 स्वेलिंग्स को हम क्या बोलते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलेंगे। इन 4 स्वेलिंग्स में 2 सुपीरियर होंगी, 2 सुपीरियर कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और क्या होंगी 2 इंफीरियर कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। जैसे आप देखते हो कि ये हमारा ब्रेन है, सपोज ये इस तरह से ब्रेन है। अब ये क्वाड्रिजेमिना आपको यहां पर इस तरह से 2 ये दिखाई देंगी और 2 इंफीरियर दिखाई देंगी, मीन्स इसके ठीक ऐसे नीचे 2 इंफीरियर दिखाई देगी। ये 4 स्वेलिंग होगी ना, 2 सुपीरियर होगी और 2 इंफीरियर होगी। तो ये जो है इनको बोला, ये 2 सुपीरियर क्वाड्रिजेमिना और जो नीचे वाली है ये 2 इंफीरियर क्वाड्रिजेमिना। मींस ये हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के ठीक नीचे हमारे पास जो हमारा मिड ब्रेन पार्ट होता है, इसके अंदर, इसके बिल्कुल ठीक नीचे, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखा रहा हूं, तो यहां पर 4 स्वेलिंग्स होती हैं, ठीक है ना। 4 स्वेलिंग्स में से 2 सुपीरियर होंगी और 2 इंफीरियर होंगी। अब बात आती है कि फंक्शन की, कि जो अगर हम देखे जाए जो मिड ब्रेन है उसका जो मेन फंक्शन है ये हमारे हेड, नेक एंड ट्रंक, समझते हो तीनों चीजों को। हेड मेरा सिर, नेक मेरी गर्दन, ट्रंक मेरी ये जो पार्ट है। आपको किसी ने पीछे से आवाज लगाई, आप ऐसे घूम के थोड़ी देखते हो, आप क्या करते हो, जस्ट आपका हेड जाएगा, आपकी नेक जाएगी और आपकी जो ट्रंक है वो रोटेट हो जाएगा, एकदम से आप ऐसे मुड़ के देखते हो। दिस इज द, यू कैन से हेड, नेक एंड ट्रंक रिफ्लेक्स, इसको कंट्रोल करता है। मीन्स ये रिफ्लेक्सेस हेड, नेक, ट्रंक रिफ्लेक्स इन रेस्पॉन्स टू, वो साइट की भी हो सकती हैं और ऑडियो भी हो सकती हैं, कि जो आपको सुनाई दी कोई साउंड, ऑडियो मीन्स साउंड रिफ्लेक्स इसको हम बोल सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें जो हमने 4 कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना बताया, जो सुपीरियर है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इट कंट्रोल द, यू कैन से साइट रिफ्लेक्सेस, कि हमें कोई चीज आप कहते हैं कि पीछे से एकदम से रोशनी आई, हम एकदम से ऐसे देखेंगे रोशनी कहां से आई, इसका मतलब इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुपीरियर कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ऑफ द मिड ब्रेन। आफ्टर दैट इंफीरियर कार्पोरा, इट कंट्रोल्स द साउंड रिफ्लेक्सेस। ओके, नाउ दिस इज अबाउट द मिड ब्रेन, ठीक है ना। अब बात करते हैं जरा हाइंड ब्रेन की। अब जो हाइंड ब्रेन है इसके 3 पार्ट आपके सामने हैं, ठीक है ना। अब इन 3 पार्ट्स में आपने ये भी देखा कि हमारे पास, हमने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया था कि हमारे पास अगर हम देखें इस तरह से, और ये हमारे पास ओब्लोंगेटा और ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। ये इस तरह से हमारे पास यहां पर ऐसे, और यहां पर ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाता है। इसके ऊपर ब्रेन का और पार्ट आ जाता है। सिर्फ मैंने यहां पर हाइंड ब्रेन बनाया है। ये हमारे पास पोन्स रीजन है, ठीक है ना। ये हमारे पास मेडुला ओब्लोंगेटा है, ठीक है ना। और ये हमारे पास सेरिबेलम है। देखिए जो सेरिबेलम है इसको हम छोटा ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा ब्रेन, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल ठीक गर्दन के पीछे यहां पर प्रेजेंट होता है। इसको छोटा मगज या छोटा ब्रेन हम इसको कह सकते हैं। देखिए जब हम पोन्स की बात करते हैं, जैसे हमने यहां पर देखा कि ऊपर इसके पिट्यूटरी होगा, पिट्यूटरी के ठीक नीचे यहां पर हमारे पास पोन्स एरिया होगा, ठीक है ना। अब ये जो पोन्स एरिया है ये किसके लिए जाना जाता है? इसका मतलब यहां पर हम ये देखते हैं जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं ना, जैसे हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इस एरिया में यहां पर कुछ न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट। इसको कंट्रोल करता है पोन्स एरिया, ठीक है, वो यहां पर प्रेजेंट होगा। उसके बाद हमारे पास है मेडुला ओब्लोंगेटा।
अब ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था अपने स्टूडेंट का कि उसको इंजरी हुई मेडुला ऑब्लोंगेटा की, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये स्वेल एरिया है जिसके ठीक सामने हमारे पास सेरिबेलम है, और इसके आगे ये यहां पर क्या बन जाता है, मीन्स ये और ज्यादा पतली हो जाती है नीचे की तरफ जाते हुए, एंड इट गिव्स राइज टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, विच इनोवेट द यू कैन से इन प्रेजेंट इन आवर वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है ना। अब जब मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात है, इसका मतलब क्या होगी, ये हमारी मूवमेंट्स जो होती हैं, मूवमेंट होती हैं, और जो हमारे पोस्चर्स होते हैं, बॉडी पोस्चर, और जो हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम रहता है उसको ये कंट्रोल करते हैं। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है हमारी मूवमेंट्स को, हमारे पोस्चर को और हमारे बॉडी के इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करते हैं। और लास्ट में देखिए जरा, यहां पर आता है हमारे पास सेरिबेलम, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए जितने भी हमारे पास रिफ्लेक्सेस है, स्वेलोइंग का है, वोमिटिंग का है, स्नीजिंग का है, कफिंग का है, ये सारे जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं दे आर अंडर द कंट्रोल में। जो हम रिफ्लेक्स एक्शंस है, रिफ्लेक्सेस लाइक स्नीजिंग, कफिंग, swallowing are under the control of this cerebellum, and swallowing is under the control of this, that is swallow जब हम निगलते हैं फूड को, इन दिस वे हमारे पास जो हाइंड ब्रेन है, this comprises the three parts, that is pons, cerebellum and medulla oblongata। आज के लेक्चर में बच्चों हमने देखो ह्यूमन पार्ट्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़े, उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर और बच जाता है जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कोड। क्या कहते हैं, स्पाइनल कोड हमारे पास रह जाता है यहाँ पे, क्योंकि हमने डिवाइड किया था यहाँ पे कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन इज ब्रेन, ब्रेन वी हैव कंप्लीटेड। आफ्टर दैट एक छोटा सा पार्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कोड। जरा इसको भी खत्म कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर। अभी जैसे हमने बोला कि जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो हमारी जो स्पाइनल कोड है वो ही उनके रिफ्लेक्स एक्शन उनको कंट्रोल कर लेती है। कि जैसे जितने भी एक्शंस हमने देखे, कि जैसे हम देखते हैं कि मैंने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर दिया है, एकदम से मेरा हैंड पीछे गया, अब इसको किस तरह कंट्रोल किया, ब्रेन तो बड़ा टाइम ले जाएगा, क्योंकि अगर ये मैसेज ब्रेन पे जाएगा, ब्रेन प्रोसेस करेगा, उसके बाद से मोटर मैसेज आएगा इफेक्टर ऑर्गन तक, इट टेक टाइम्स, तो तब तक मेरे हाथ को इंजरी हो सकती है। लेकिन जब हम रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं तो जो स्पाइनल कोड है, मैं कहता हूं कि ये भी क्या करती है, ब्रेन के जो वर्कलोड या जो ओवरलोड ब्रेन होता है उसके ओवरलोडिंग को भी कम करती है। तो ये है हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इट अराइज फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा, अराइजिंग और स्टार्ट फ्रॉम medulla oblongata and goes downward in the vertebral column till up to last vertebral column, ठीक है ना। एंड इट इज ऑल्सो यू कैन से द प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, देखिए स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं कि जैसे हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था उसमें आपको मैंने स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर बताया था। एक स्पाइनल कोड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास जो स्पाइनल कोड होगी कुछ इस तरह से होगी। इसके बीच में यहां पर एक एच शेप स्ट्रक्चर बना होगा इस तरह से, जो आपको ग्रे मैटर का दिखाई देगा, जो ग्रे कलर का दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगी, इसके जो आउटर है, जो हमारी स्पाइनल कोड है, इसकी जो आउटर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर, ठीक है ना। और अंदर का जो मैटर होता है उसको बोलते हैं हम ग्रे मैटर।
एक चीज नोटिस किया आपने सबने यहाँ पर, जब मैंने ब्रेन पढ़ाया था वहां पर मैंने बोला था आउटर क्या है, ग्रे मैटर है, और इनर क्या है, व्हाइट मैटर। यहां उल्टा हो गया ना, तो यहां पर जो ग्रे मैटर इट इज इनसाइड, ठीक है ना। और इसके क्या होता है कि जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो यहां पर हम ये देखते हैं कि इसमें दो हॉर्न होते हैं, एक वेंट्रल हॉर्न और एक डोर्सल हॉर्न। एक ये डोर्सल हॉर्न होता है, डोर्सल रूट सॉरी, ये है डोर्सल हॉर्न, और ये क्या हो गए, वेंट्रल हॉर्न। ठीक है, ये डोर्सल रूट होगा और ये वेंट्रल रूट होगा, कि जो सेंसरी इंपल्स है वो यहां से एंटर करेगी हमेशा, मीन्स सेंसरी इंपल्स यहां से एंटर करती है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, डोर्सल रूट से जाएगी, और जब यहां से मैसेज जो है इंटरप्रेट होता है और एक मोटर मैसेज न्यूरॉन के पास जाता है और वो इफेक्टर ऑर्गन तक आता है। ठीक है, डिज इफेक्टर, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, मोटर इंपल्स। इसका मतलब याद रखना बच्चों यहां पे कि जब भी सेंसरी इंपल्स जाएगी स्पाइनल कॉर्ड तक, वो किस रूट से जाएगी, डोर्सल रूट से जाएगी। ठीक है ना, और प्रोसेस होने के बाद वहां से जो मोटर मैसेज आएगा कि किस तरह से क्या रिफ्लेक्शन होना है, तो वो हमारे पास वेंट्रल रूट से जाएगी। ठीक है ना। तो अगर हम यहां पर बात करें जो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर उसके फंक्शंस की बात करते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अगर आप दोबारा से देखें कि स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करती है, कि जो मोस्ट ऑफ द जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करती है, जो ब्रेन है उसके वर्कलोड को रिड्यूस करती है, और दूसरा हमारी बॉडी को डिफरेंट जो इंजरीज हो सकती हैं उनसे बचाती है। क्यों? क्योंकि ये एक सडन रिस्पॉन्स करने में हमारी हेल्प करती है। तो बच्चों आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे यहाँ पर। दिस इज अबाउट द यू कैन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुडे वी हैव डिस्कस्ड। सो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को ध्यान से सुने, और जितना भी जो डायग्रामेटिक पार्ट है उसको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, और आप इसको बार बार लेक्चर को देखें, सो दैट यू विल बी एबल टू लर्न ईच एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ, और यू कैन से अबाउट योर brain. Okay, have a nice day. Thank you.